बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 13 का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के इवैल्यूएशन प्रोजेक्ट्स हमने वो पढ़े थे, जिसमें पे बैक पीरियड था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था, नेट प्रेजेंट वैल्यू थी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स था। ये चार जो है ना वो हमने स्टडी किए थे, उनकी कैलकुलेशन की थी और उनकी इंटरप्रिटेशन की थी कि वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। फिर हमने उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जो है ना वो स्टडी किए थे। और अभी उसके बाद हम अदर प्रोजेक्ट्स रिलेशनशिप जो है वो हम देखेंगे। उसमें सबसे पहले डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट के क्या मतलब है? प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस डिपेंड्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ वन और मोर अदर प्रोजेक्ट्स। तो पहले हमने पार्ट 1 में इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट पढ़ा था। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या था कि जिससे दूसरे फर्म के पास जो ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने के, वो इफ़ेक्ट नहीं होते उसके एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने से। लेकिन इसमें क्या है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट को उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो डिपेंड करती है कि दूसरे एक या दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं वो एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? तो ये टर्म आपको पता चल गई है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट क्या होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? प्रोजेक्ट हुज एक्सेप्टेंस प्रीक्लूड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ वन और मोर अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स। तो इसमें इसका क्या मतलब है कि जो एक प्रोजेक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस जो है ना वो ऑलरेडी इंक्लूड करती है, पहले से ही इंक्लूड करती है अल्टरनेटिव जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके एक्सेप्टेंस को, एक या दो या उससे ज़्यादा, एक या उससे ज़्यादा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अभी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स अंडर म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी, इसमें फिर रैंकिंग का प्रॉब्लम आता है कि रैंक आपने कैसे करना है कि एक प्रोजेक्ट को रैंकिंग देनी है, फिर दूसरे को, तीसरे को, बेस्ड ऑन व्हाट। तो वो फिर हम देखेंगे कि वो कौन से पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो भी हमने एवेलुएशन मेथड्स पढ़े हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रपोजल में क्रिएट कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स, कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है उनकी रैंकिंग जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रपोजल कर सकती है। किसकी वजह से? स्केल ऑफ इन्वेस्टमेंट, के इन्वेस्टमेंट का स्केल क्या है। कैश फ्लो पैटर्न, कैश फ्लो पैटर्न क्या है कि शुरू में कम है बाद में ज़्यादा है, या शुरू में ज़्यादा है बाद में कम है। प्रोजेक्ट लाइफ, और प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, कम है या ज़्यादा, उस बेस पे उनके रिजल्ट्स जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे और फिर हमें प्रॉब्लम होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी में। तो ये तीनों को अभी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आ जाएगा स्केल डिफरेंस। स्केल डिफरेंस का क्या मतलब है कि स्मॉल और लार्ज प्रोजेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ, ये स्मॉल और लार्ज जो है प्रोजेक्ट हम कैसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो स्मॉल प्रोजेक्ट है, जिसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो लार्ज प्रोजेक्ट है। तो एग्जांपल हमारे पास ये नेट कैश फ्लोज की है। तो ईयर 0 पे आपकी इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट एस में -$100 और प्रोजेक्ट एल में -$100,000। तो ईयर 1 पे कोई कैश फ्लो जनरेट नहीं होता और ईयर 2 पे कैश फ्लो जनरेट होता है $400 और $156,250। अभी इसमें दो प्रोजेक्ट हैं जो कि एक स्मॉल और एक लार्ज है। तो हम इसकी कैलकुलेशन देखें क्योंकि इसमें स्केल डिफरेंस आ गया है। तो हम इनके जो भी अभी पे बैक पीरियड जो होगा ना वो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि पे बैक पीरियड इस पे मतलब इस पे एप्लीकेबल भी नहीं होता, और दूसरा वो हमें ऑथेंटिक डिसीजन मेकिंग नहीं देता। तो उसको हम फॉरगो करेंगे और सिर्फ हम जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ना उसके हिसाब से हम देखेंगे कि स्केल से क्या डिफरेंस होता है और हमारे रिजल्ट की कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होती है। तो आपने इस ये जो एग्जांपल है इसमें आपने जो है ये कैलकुलेट कर लेनी है तीनों चीज़ें, IRR, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, IRR, NPV। तो हम ये तीनों जो है कैलकुलेट करके हम उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो देखेंगे कि स्केल डिफरेंस से हमें क्या रिज़ल्ट मिला है। तो प्रोजेक्ट एस जो कि स्मॉल प्रोजेक्ट है उसमें IRR जो है ना वो 100% आया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो $231 है, ओनली $231। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 3.31 है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट लार्ज प्रोजेक्ट है, स्केल जिसका ज़्यादा है, उस पर IRR जो है ना वो 25% है। नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है ना वो $29,132 है।
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.29 है। अभी इसमें जो बिगर फिगर है वो 100% IRR है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है 3.31 है, और जो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है 29,132। तो ये हमारे लार्ज नंबर्स हैं, जिसमें से 2 लार्ज नंबर जो है ना प्रोजेक्ट स्मॉल के हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस प्रोजेक्ट को प्रेफर करें, और उसकी इंटरप्रिटेशन है कि वाई वी शुड चूज़ दैट प्रोजेक्ट। ये क्या आ गया कि जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी हम अप्रेजल कर रहे हैं वो किस पे फोकस करता है, वो कैश फ्लोज पे, और कैश फ्लोज किसके, जो कि डिस्काउंटेड हों, जो आपका हर्डल रेट है उस पर डिस्काउंटेड हो। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसमें ज़्यादा आपको कैश फ्लोज मिल रहे हैं वो हम प्रोजेक्ट जो है ना वो हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो लॉन्ग प्रोजेक्ट है उसमें हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बढ़कर हमें 29,132 जो है वो हमें मिल रहा है, जो कि हमारे शेयर होल्डर की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज़ कर रहा है। तो हम प्रोजेक्ट एल जो है ना उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी स्केल डिफरेंस का ये ग्राफ है, इधर वही ईयर बताए हुए 0, 1, 2, यहाँ पे जो स्मॉल प्रोजेक्ट था उसकी डिटेल्स हैं, यहाँ पे लार्ज प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल है। तो IRR जो निकला है 10% रेट पे, तो वो हमने IRR निकाल दिया, NPV निकाल दी, और PI। बेस्ट ग्रेटेस्ट NPV जो है ना वो इसकी है प्रोजेक्ट लार्ज की, तो हमने वो सिलेक्ट की है। अभी ये ग्राफ को अगर आप देखें तो NPV स्मॉल ये ब्लू है, NPV लार्ज जो है ना ये रेड है। अभी ये एक्सेस टाइटल है, ये आपका परसेंटेजेस है, ठीक है, और ये आपकी वैल्यूज़ है। तो इसमें जो NPV जो प्रोजेक्ट स्मॉल की है वो आपको यहाँ पे $300 से शुरू होकर यहाँ पे $20,000 से ऊपर तक जा रही है। लेकिन इसका हम जो मेजर करेंगे वो जो इसका जो एक्सिस टाइटल पे इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से हम इसको मेजर करेंगे। तो इस पर आपका देखें जो NPV आ रही है वो $230 है, सिर्फ $230.58, ठीक है। तो $230.58 आप ये 10% पे देखेंगे, क्योंकि 10% को जब आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपका 230.58 आएगा, ठीक है। जब आपने 10% को ड्रॉ किया है, ये रेड जो लार्ज प्रोजेक्ट है, तो इसका आपको मिलेगा 29,000। यहाँ पे अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको ये या लार्ज जो NPV है वो मिलेगी। तो बेस्ट जो ग्रेटेस्ट NPV होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको रेट भी दिए गए, इस रेट के हिसाब से जो NPV स्मॉल है वो कितनी मतलब आपको पॉजिटिव NPV देती है, और जो दूसरा है L प्रोजेक्ट लॉन्ग प्रोजेक्ट वो कितने देते। तो ये एक ग्राफ के हिसाब से आपको समझाया गया है। तो हम जो सिलेक्शन करेंगे वो ग्रेटेस्ट जो NPV है उसकी सिलेक्शन करेंगे। तो प्रोजेक्ट लार्ज जो है ना वो हमने एक्सेप्ट किया है। अभी जो B था वो तो हमने देखा था कि स्केल के डिफरेंस कैसे होता है और उस पर हम डिसीजन कैसे चेंज करते हैं। अभी कैश फ्लो पैटर्न क्या है? कैश फ्लो पैटर्न का मतलब है कि डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कैश फ्लो के इन्वेस्टमेंट जब की है उसके बाद एक प्रोजेक्ट है हमारे पास D, उसमें क्या है कि वो डिक्रीजिंग पैटर्न में कैश फ्लो आ रहे हैं कि शुरू में कैश फ्लो ज़्यादा है और उसके बाद कम होता गया, तो ये डिक्रीजिंग पैटर्न है। तो प्रोजेक्ट I है जिसका इंक्रीजिंग पैटर्न ऑफ कैश फ्लो है कि शुरू में कैश फ्लो कम है, बाद में ज़्यादा होता गया है। तो अभी इस वैल्यूज़ को लेते हुए अभी हम वो तीनों जो हमारे मेथड्स हैं टू एवेल्युएट द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, उसको हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो वो आपने ख़ुद से कैलकुलेट करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हमने जो वो सेम 10% जो है उस पर हमने कैलकुलेट करना है। तो IRR, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो हमारे पास ये फिगर्स आएंगे। तो जो प्रोजेक्ट D है जिसमें डिक्रीजिंग कैश फ्लोज आ रहे थे, उसका IRR जो है ना 23% है, NPV 198, ये मतलब डेसिमल पॉइंट्स है उसको राउंड ऑफ किया है, लेकिन जब डेसिमल पॉइंट का राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो आप वो देखेंगे वो डिफरेंट होगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ना वो सेम है 1.17, ये भी राउंडिंग ऑफ की वजह से, तो ये 17% आया। तो अभी इसमें हम कौन सा प्रोजेक्ट प्रेफर करेंगे? अच्छा, इसमें कुछ एक और हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम अप्लाई करेंगे टू डिटरमिन के हम कौन सा प्रोजेक्ट जो है ना वो सिलेक्ट करें। अभी हमने ये प्रोजेक्ट I को डिराइव किया है, हमने प्रोजेक्ट जो है D है उसको किया है। प्रोजेक्ट D जो है
उसकी NPV 10% पे यहाँ पे आई है, और उसके बाद IRR जो है ना डिफरेंट जो है उनका वो डिफरेंट है, ठीक है। तो वो डिफरेंट है कैसे कि वो 17% है और 23% है। तो ये IRR दोनों का, ये प्रोजेक्ट आई का और ये प्रोजेक्ट डी का, तो ये आपने इसको ड्रॉ कर लिया। ये डिस्काउंट रेट है और ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी 198 आई है, तो वो आपने देखना है 198, तो वो कैसे किधर है, वो सेम है 198, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% पे सेम है। IRR जो है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी सेम है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो NPV के हिसाब से एक प्रोपोर्शन है आपकी इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। प्लॉट NPV फॉर ईच प्रोजेक्ट एट वेरियस डिस्काउंट रेट। अभी ये आपने जो ग्राफ है ये आपने ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन, ये फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना ये क्या कहता है कि ये आपने जो ऊपर किया है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आई का है, वो क्या कहता है कि इस इंटरसेक्शन से ऊपर जो है ना वो ये 10% हमारा है ना NPV यहाँ पे 10%, तो इससे अगर कम पे जाएगा, अगर इफ़ एट के लेस देन 10% आई प्रोजेक्ट इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरसेक्शन मोर देन 10% होगा देन डी इज़ द बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है अगर आपका 10% से नीचे होगा तो ये आपका जो डी प्रोजेक्ट है वो कम हो रहा है और जो आई है वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन से पहले इस तरफ यानी कि लेस देन 10% जब होता जाएगा आपका डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट जो, तो वो फिर आपका जो प्रोजेक्ट आई आप उसको सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि उस पर फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर ये 10% से ज़्यादा होता है तो देखें कि जो प्रोजेक्ट आई है वो डाउन होता जा रहा है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और प्रोजेक्ट जो डी है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मोर देन 10% होगा देन डी इज़ द बेस्ट। तो इस पे हमने, क्योंकि इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू एक आ गई थी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी एक था, तो फिर हमने यहाँ पे फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन लगा के देखा है कि हमें कौन सा बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट करना है। तो वो दो डिफरेंट किस्म के हमारे पास रिज़ल्ट आ गए हैं। तो ये फिर क्या हुआ कि ये जो कैश फ्लो पैटर्न है उसकी वजह से हमारे पास ये डिफरेंट सिलेक्शन आई है। अब ये ग्राफ भी उन्होंने बताया है, सेम ग्राफ है। अगर आप ये, लेकिन ये ग्राफ किसको मद्देनज़र रखते हुए, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल्स फॉर द टू सिमिलर प्रोजेक्ट्स। तो इसमें वही सारा इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिर IRR, NPV, PI जो कैलकुलेट की हुई है। तो देखें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है 198.20 और यहाँ पे 197.48। तो इसको राउंडिंग ऑफ करके 198 किया गया था और इसको राउंडिंग ऑफ करके 198 किया गया था, और फिर ये 23 हो गया था और ये 17। तो अगर हम डेसिमल पॉइंट जो है उसको कंसीडर करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का भी फ़र्क आ जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द ग्रेटेस्ट NPV फिर हम किसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट डी को, क्योंकि उसमें जो NPV है वो ज़्यादा है किससे, प्रोजेक्ट आई से। तो प्रोजेक्ट जो डी है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है कंसीडरिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, और जब हम फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो वो डिफरेंट रिजल्ट हमें देता है। अभी सी जो फैक्टर है जो जिससे हमारे रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो प्रोजेक्ट लाइफ डिफरेंसेस हैं। तो प्रोजेक्ट लाइफ डिफरेंसेस का क्या मतलब है कि लेट्स कंपेयर अ लॉन्ग लाइफ एक्स प्रोजेक्ट जो कि 3 साल का है, एंड शॉर्ट लाइफ वाई प्रोजेक्ट जो कि 1 साल का है। अभी इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम कंसीडर करेंगे। एक तो हम ये सारे IRR और नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ना वो कैलकुलेट करके उसको इंटरप्रेट करेंगे कि उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिल रहा है। दूसरा, अगर हम प्रोजेक्ट वाई का नेट प्रेजेंट वैल्यू जब हम लेंगे तो हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये ईयर 3 तक जो है ना ये टर्मिनेट हो रहा है। अगर उसका एसेट जो है वो सेल हो रहा है या नहीं हो रहा, या सेल्वेज वैल्यू, तो वो जो कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा था उसको हम यहाँ थोड़ा अप्लाई करके देखेंगे। तो अभी हमने पहले 10% पे क्या कैलकुलेट कर लिया, IRR, NPV और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो जो X है जो कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है, लॉन्ग लाइफ प्रोजेक्ट जो है वो 50% IRR है, नेट प्रेजेंट वैल्यू 1536 है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 2.54 है।
जो वाई है शॉर्ट टर्म वो 100% IRR है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कम है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी कम है। तो जब ये फिगर्स हमारे सामने आए हैं तो हमारी टेंडेंसी जो है ना वो एक्स की तरफ जाती है कि हम प्रोजेक्ट एक्स जो है ना वो एक्सेप्ट करेंगे। तो वो हम आगे ग्राफ में भी देख लेते हैं कि हमें ग्राफ जो क्या इंटरप्रेट करता है कि हमें कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए। लेकिन जब हम वाई के प्रोजेक्ट जो है उसमें जो एसेट है हमारा, अगर हम उसको कंसिडर करेंगे कि वो टर्मिनल वैल्यू तक जाता है, तो उसमें फिर अगर उसकी NPV इंक्रीज़ होती है नहीं होती, तो वो फिर हम चेक करते हैं कि फिर वाई एक्सेप्ट होगा या एक्स ही एक्सेप्ट होता रहेगा। तो वो डिफरेंट हम जो है ना सिचुएशंस अप्लाई करते हैं अभी। तो ये प्रोजेक्ट लाइफ डिफरेंसेस बेस्ड ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें आपको वही ग्राफ आ गए हैं दोनों। तो ये उसके कैश फ्लोज आ गए हैं लॉन्ग टर्म के, ये शॉर्ट टर्म के, शॉर्ट लाइफ एंड लॉन्ग लाइफ। इसमें IRR, NPV और PI आपके आ गए हैं। तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसकी बेस्ट है उसको हमने जो है वो सिलेक्ट किया। तो वो कौन सा प्रोजेक्ट था? एक्स प्रोजेक्ट था, ये एक्स प्रोजेक्ट जिसमें NPV जो है ना वो ग्रेटेस्ट NPV है, बेस्ट है। तो ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी another way to look at things, अभी क्या कह रहे हैं कि adjust cash flow to a common terminal year if project Y will not be replaced। तो अभी क्या कह रहे हैं कि हमने कॉमन टर्मिनल ईयर जो है ना वाई का निकालना है। क्या मतलब है कि वो 3 साल का प्रोजेक्ट था लॉन्ग लाइफ, और हमने जो वाई का है वो हमने ईयर 3 पे लेके गए हैं, ठीक है। तो ईयर 3 पे जो इसके कैश फ्लोज आएंगे वो 2420 आएंगे, क्योंकि हमने उसको क्या किया, कंपाउंड किया है। तो इस पे फिर हम जो रिज़ल्ट निकालेंगे ना, इस पे फिर IRR और NPV हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि हमने 10% फॉर 2 ईयर्स इसको और कर दिया आगे, तो हमारे पास NPV जो है ना 818 रही। तो इस केस में Y की ये वैल्यूज़ हैं और X की वही वैल्यूज़ रही हैं जो ये हैं 1535। तो इसमें भी, इस सिचुएशन में भी अगर हम इसको तो इस तरीके से भी देखें तो स्टिल जो है ना X हमारा बेस्ट ऑप्शन है, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लोअर IRR फ्रॉम एडजस्टेड कैश फ्लो स्ट्रीम, X इज स्टिल द बेस्ट, ठीक है। तो X हम सिलेक्ट करेंगे। अभी दूसरी सिचुएशन क्या है, यूज़ रिप्लेसमेंट चेन अप्रोच व्हेन Y विल बी रिप्लेस्ड, कि Y जो है ना वो रिप्लेस हो जाए, ठीक है। Y रिप्लेस होगा तो इसका कैश फ्लो ज़रा देखें कि ये ईयर 0 पे आपका 1000 माइनस आ रहा है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। ईयर 2 पे जो है आपका 1000 जो है वो बाकी बचा है। उसके बाद ईयर 2 पे ये 2000, इससे 1000 माइनस तो ये 1000 है, और ईयर 3 पे ये आपको ये रिप्लेस हो गया, तो वो 2000 पूरे का पूरा आपको ईयर 3 पे टर्मिनल ईयर में वापस आ गया। तो अभी ये कैश फ्लोज आ रहे हैं, ईयर 1 पे 1000 है, ईयर 2 पे 1000 है। तो ये इसको स्प्लिट किया है और एंड पे हमें 2000 मिल गया। तो ये कैश फ्लो आपका आ गया जब आपने एसेट को रिप्लेस किया है। तो हम कंसीडर करें कि अजम्पशन बाकी लेके कि ये उसी प्राइस का हमने सेल आउट किया है। तो ये 2000, 1000 और 1000, इसको जब हम डिस्काउंट करेंगे इस पे IRR 100% है। NPV जो है ना वो 2238 हो गई है। तो NPV जो बढ़ गई है क्योंकि हमारा जो दूसरा X था उसकी 1500 थी। अभी बेस्ड ऑन NPV अभी Y जो है ना वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को। तो वही जो है ना NPV प्रोफाइल फॉर X एंड Y, तो इस पे जो Y है उसकी NPV हम जो है बेस्ट है, फिर उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी बढ़ गया है और IRR भी बढ़ गया। तो ये तीनों फैक्टर्स जो तीनों मेथड्स हैं टू कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स वो बढ़ गए हैं। तो हम इसको जो है ना इसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारे 3 जो थे हमने फैक्टर पढ़े थे जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट जो है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे और उसका क्या इफेक्ट होगा, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होगी, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ग्राफ कैसे ड्रा होंगे। तो ये सारा हमने इसको कवर किया। अभी नेक्स्ट है कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग अकर्स व्हेन अ कंस्ट्रेंट और बजट सीलिंग इज प्लेस्ड ऑन द टोटल साइज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इसमें क्या मतलब है कैपिटल रैशनिंग के कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं कि फ्रॉम प्रोजेक्ट 1 to 10 है या 15 प्रोजेक्ट्स हैं। तो लेकिन आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कॉन्स्ट्रेंट है, मतलब उसकी एक सीलिंग है, एक बजट सीलिंग है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है ना वो $30,000 है, इससे ज़्यादा आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिर जो अवेलेबल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से आपने बेस्ट मिक्स लेना है।
तो वो बेस्ट मिक्स जो है ना वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी एग्जांपल लेते हैं तो आपको भी सारा ये कैलकुलेशन में समझ आ जाएगी। एग्जांपल, जूली मिलर मस्ट डिटरमिन व्हाट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज टू अंडरटेक फॉर बास्केट वंडर्स। शी इज़ लिमिटेड टू अ मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ 32,500 ओनली फॉर दिस कैपिटल बजटिंग पीरियड। तो वो क्या कॉन्स्ट्रेंट आपके पास क्या आ गया, बजट सीलिंग कितनी आ गई, 32,500। अब इस 32,500 में जो ऑप्शंस हैं आपके पास प्रोजेक्ट के वो ए से लेके एच तक हैं, और आपके पास ये इनिशियल कैश आउटफ्लो है, कैश आउटफ्लो, और ये आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। तो अभी आपने इसमें से बेस्ट मिक्स लेना है, लेकिन आपका कॉन्स्ट्रेंट आपने जहन में रखना है कि आपके बेस्ट मिक्स में जो है ना कॉन्स्ट्रेंट 32,500 से ज़्यादा ना हो। तो आपने क्या करना है, आपने बारी बारी जो है ना IRR को कंसीडर करना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को, जो बहुत ज़्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जो बड़े इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपने लेने हैं, और उसकी इन्वेस्टमेंट को देखना है कि वो 32,500 हो, और उस पर आपने उसके कैश फ्लो कैलकुलेट करने हैं कि वो जो शेयर होल्डर की वेल्थ को कितना मैक्सिमाइज़ करते हैं। उसके बाद फिर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू को ले लेना है, फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ले लेना है। तो हम पहले चलते हैं, हमने IRR जो है ना, जो पहले बिगेस्ट IRR जो है ना वो हमने ले लिए हैं, जैसे 37 है, उसके बाद लार्जेस्ट जो IRR है वो 28 है, फिर 26 है, फिर 25 है। तो ये हमने IRR ले लिया, इसके फिर हमने सारे जो नंबर्स हैं वो हमने इधर लिख दिए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है, और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू जो ये है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये है। अच्छा, अभी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 32,500 ये इन प्रोजेक्ट तक कंप्लीट हो जाती है, तो बी आप ड्रॉप करेंगे, ये प्रोजेक्ट जो है ना CFE जो है ना ये लेंगे। इस पे फिर जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो आप टोटल करेंगे, तो वो आपकी टोटल आएगी 27,000। तो आप क्या इधर कंक्लूड करेंगे, द रिजल्टिंग इंक्रीज इन द शेयर होल्डर वेल्थ इज $27,000 विद द 32,500 आउटले। कब, जब आपने IRR को कंसीडर किया, IRR को बेस बनाया है, और फिर आपने देखा है कि शेयर होल्डर वेल्थ कितनी इंक्रीज़ होती है। अभी नेक्स्ट जो है ना हम NPV के हिसाब से करेंगे, तो NPV जो लार्जेस्ट NPV है, ग्रेटेस्ट NPV वो 21,000 है, उसके बाद 7,500 है, उसके बाद 6,500 है, उसके बाद 6,000 है। तो अभी हम इसको बेस बना के लिखते हैं, 21,000 है और 7,500 है, और फिर 6,500 है। तो हमने इनके रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो लिख लिए हैं। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो पहले FG के बाद ही पूरी हो गई है, जो कॉन्स्ट्रेंट है हमारा, जो बजट सीलिंग है वो पूरा हो गया है। तो इसमें क्या हुआ कि नेट प्रेजेंट वैल्यू फिर टोटल कितनी आ गई, 28,500। तो जब हमने NPVs को कैलकुलेट किया है, लार्जेस्ट NPVs को, तो उसमें क्या आया, रिजल्टिंग इंक्रीज इन शेयर होल्डर वेल्थ 28,500 विद 32,500 आउटले, जो कि कैश आउटफ्लो था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो कि आपके पास कॉन्स्ट्रेंट है। उसके बाद आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को चेक करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो लार्जेस्ट है वो है 2.40, उसके बाद 2.30, फिर 2.10, उसके बाद आपका आगे 1.67। तो इस तरीके से आप इसको प्लेस करते जाएंगे। तो 2.40, 2.30, 2.10, 1.67, तो इसके रिलेटेड वैल्यूज़ आप लिखते जाएंगे। तो आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो आउटफ्लो है, इनिशियल कॉस्ट आउटफ्लो जो है, आउटले, वो आपका 32,500 आ गया, और फिर आपने इसको G को जो है ना वो इग्नोर किया है, और इस पे फिर टोटल आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, तो वो 38,000 है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे जो आपने चूज़ किए हैं प्रोजेक्ट्स, उसकी बेस पे शेयर होल्डर की वेल्थ जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, 38,000। जब आप इसको कंपैरिजन में लिखेंगे तो IRR के मुताबिक हमने ये प्रोजेक्ट चूज़ करने थे, और टोटल जो वैल्यू एडिशन था वो $27,000 था। NPV के हिसाब से हमने ये दो प्रोजेक्ट जो है ना वो चूज़ किए थे, और उसके हिसाब से ये टोटल जो वैल्यू एडिशन थी 28,500। और जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस बनाया तो ये प्रोजेक्ट्स हमने एक्सेप्ट किए, और इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन हुई शेयर होल्डर की वैल्यू में $38,000। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ,
Profitability index generates the greatest increase in the shareholders' wealth when a limited capital budget exists for a single period. तो इसमें क्या हुआ कि जब आपके पास एक constraint है, एक budget ceiling है, तो उस budget ceiling को आपने मद्देनज़र रखते हुए जो best mix है project का वो लेना है. तो वो आप कैसे लेंगे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा positive net present value मिलेगी जो कि इंटरप्रेट करती है कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ को उतना बढ़ाएगी. उस बेस पे फिर आपने प्रोजेक्ट जो है उसको एक्सेप्ट करना है. सिंगल पॉइंट एस्टिमेट एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, तो ये क्या कह रहा है? सेंसिटिविटी एनालिसिस, अ टाइप ऑफ व्हाट इफ अनसर्टेनिटी एनालिसिस इन विच वेरिएबल्स और assumptions आर चेंज्ड फ्रॉम अ बेस केस इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर इम्पैक्ट ऑन अ प्रोजेक्ट मेजर्ड रिजल्ट सच एज NPV एंड IRR. इसमें क्या कह रहे हैं कि जो आपने assumptions लिए हैं, जो वेरिएबल के assumptions लिए, अगर वो सर्टन नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका जो डिस्काउंट रेट है या जो आपका हर्डल रेट है फर्म का वो चेंज हो जाता है क्योंकि उसको हमने एज्यूम किया हुआ है कि वो सेम रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अगर इन्फ्लेशन को ले रहे हैं और ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो सेम रहेगा फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर और 3 ईयर, तो उस हिसाब से फिर वो इम्पैक्ट होता है जो रिज़ल्ट हमारे प्रोजेक्ट के निकलते हैं. तो ये सेंसिटिविटी एनालिसिस है. तो इसमें क्या कहते हैं? अलाउ अस टू चेंज फ्रॉम सिंगल पॉइंट रेवेन्यू, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सैलवेज एटसेट्रा एस्टिमेट टू अ व्हाट इफ़ एनालिसिस. तो व्हाट इफ़ एनालिसिस क्या है कि वो सेंसिटिविटी जो है उसको हम मेजर करते हैं कि अगर ये जो वेरिएबल्स हैं अगर ये चेंज हो या जो ये अनसर्टेनिटी हो तो उसके हिसाब से फिर ये कितनी चेंज इसमें आएगी. यूटिलाइज अ बेस केस टू कंपेयर द इम्पैक्ट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, चेंज फोरकास्ट सेल्स यूनिट टू सी इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू. तो अगर जो फोरकास्टेड सेल हैं जो कैश फ्लो जनरेट हुए हैं अगर उसमें चेंज यूनिट्स की है वो हम उसको कंसीडर करते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू के जो प्रोजेक्ट की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू वो चेंज होती है, उस पर क्या असर होता है, उस पर क्या इम्पैक्ट होता है. फिर ये कहते हैं कि पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, जब एक प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट किया और वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपने उसका पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट करना है. उसमें क्या होगा कि वो जो आपने एस्टिमेट किया था उसको ओरिजिनल जो रिज़ल्ट है उसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आप प्रोजेक्ट की वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके वीकनेसेस को एड्रेस करने के लिए आप करेक्टिव एक्शन जो है वो डेवलप कर सकते हैं और उसके बाद एप्रोप्रिएट फीडबैक जो है ना प्रोवाइड करते हैं. तो इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे तो उन फैक्टर्स को आप उसको कंसीडर करेंगे, देन यू विल बी एबल टू मेक बेटर फ्यूचर डिसीजंस. फिर उसके बाद मल्टी RRR प्रॉब्लम है. ये हमने इसकी ड्रॉबैक भी देखा था कि IRR जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसका ड्रॉबैक क्या था कि वो मल्टीपल IRR को कंसीडर नहीं करता या उसको एड्रेस नहीं करता. उसमें क्या हो गया, ये एग्जांपल दे रहे हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी. लेट अस अज्यूम द फॉलोइंग कैश फ्लो पैटर्न फॉर अ प्रोजेक्ट फॉर ईयर 0 to 4. 0 to 4 में क्या है कि उसके जो कैश फ्लोज हैं -100 है पहले, उसके बाद +100 है, फिर +900 है, फिर -1000 है. तो इसमें जो मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इसमें क्या है कि जब आपका ये साइन चेंज होगा माइनस से प्लस हुआ है तो ये 1 इसका 1 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा. फिर ये पॉजिटिव ही रहा है तो वो सेम रहेगा. जब फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है तो फिर ये दोबारा चेंज होगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपके कितने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होंगे? 2. तो वो आप इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे. अगर कोई पूछता है कि कितने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इस जो कैश फ्लोज में आएंगे तो वो 2 होंगे. 2. वाई देर आर as many potential IRRs as there are sign changes. तो जैसे साइन चेंजेस जितने होंगे उतने ही IRR होंगे. जैसे माइनस से प्लस हुआ फिर प्लस ही रहा, फिर प्लस से माइनस हुआ तो ये दूसरा. तो इसमें 2 इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स जो है ना वो आएंगे. तो ये NPV प्रोफाइल मल्टीपल IRRs इसमें ये बताया गया है, ये एग्जांपल ली गई है कि -1 था, फिर ये 0 हुआ, उसके बाद ये थाउजेंड्स में है, ठीक है. उसके बाद ये ऊपर जाता गया और ये डिस्काउंट रेट के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे. NPV ये NPV वैल्यू है. उसके बाद ये डिस्काउंट रेट पे इधर आ गई, ये इधर आ गई और ये इधर आ गई. और अभी ये क्या कह रहा है कि मल्टीपल IRRs हैं. K जो है वो 12.95 है,
और 191.15 है। तो ये ग्राफ है उसका, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर ये आप IRR जो है अगर आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स कैलकुलेट नहीं होते, वो एक ही उसमें कैलकुलेट होगा जो कि मिनिमम होगा, उसी पे वो आपका रिज़ल्ट आएगा, बाकी वो नहीं बताएगा। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर 13 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।